बिगिन करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये जो हमने रिंग्स पढ़ी थी, ठीक है। इन रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जो रिंग्स होती हैं इनको हम दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। एक रिंग होती है फ्यूरानोज फ्यूरानोज रिंग, और एक रिंग होती है पायरानोज रिंग। दो तरह की रिंग्स होती हैं, फ्यूरानोज एंड पायरानोज। जो फ्यूरानोज रिंग होती है, इस रिंग में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। इसे बोलते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। इसके एग्जाम्पल हैं राइबोस और फ्रक्टोस, जो हमने पढ़े थे उनमें से राइबोस एंड फ्रक्टोस। जो पायरानोज रिंग होती है इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो 6 मेंबर्ड इसके एग्जाम्पल हैं, जिसे हो गया ग्लूकोस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसमें से हो गया ग्लूकोस। इसके अलावा एक और होता है गैलेक्टोज, ये भी पायरानोज रिंग बनाता है। तो क्या मीनिंग है 5 मेंबर और 6 मेंबर का? स्ट्रक्चर याद करो जो हमने लास्ट लेक्चर में राइबोस या फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर बनाया था। उस स्ट्रक्चर को देखो जरा, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, इसी से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में रिंग में कितने मेंबर्स हैं उसे हमें काउंट करना है। तो मैं जरा यहाँ लिखता चलता हूँ। जैसे सबसे पहला जो मेंबर है रिंग में, हम इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन पहला मेंबर हो गया रिंग का। दूसरा मेंबर ये कार्बन है, तीसरा मेंबर ये दूसरा कार्बन है, फिर एक और कार्बन चौथा मेंबर, और पांचवा मेंबर एक और कार्बन है। तो ये रिंग के मेंबर्स हो गए। इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ये 5 में से 4 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। रिंग के जो 5 मेंबर्स हैं, 5 में से 4 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। देखो, जो कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे है और जो कार्बन 6th पोजीशन में है फ्रक्टोज में, वो तो रिंग के बाहर है ना, तो उसे हम रिंग के मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करते। मेंबर्स में इंक्लूड कौन करेंगे? जो रिंग के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। तो 4 कार्बन आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये 5 मेंबर्स हो गए। ऐसे ही आप देख सकते हो ग्लूकोज के लिए, जो पायरानोज रिंग बनाता है। ग्लूकोज में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको 5 तो कार्बन दिख रहे हैं रिंग में और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो ये 6 मेंबर्ड ग्लूकोज की रिंग होगी। रिंग की शेप भी अलग है, ग्लूकोज की रिंग की शेप अलग है, और जो राइबोज या हमने फ्रक्टोज पढ़ा था उसकी रिंग की शेप अलग है। तो हेंस द नेम्स फ्यूरानोज एंड पायरानोज रिंग्स। नेक्स्ट, जैसे गैलेक्टोज हमने यहाँ पढ़ा नहीं है, हमने यहाँ गैलेक्टोज पढ़ा नहीं है स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया
पायरानोज रिंग के एग्जांपल में। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर जैसा हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा ना, जैसा हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, ऐसे ही स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का भी है। थोड़ा बहुत बहुत ग्रुप्स के एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी, तो कोई बात नहीं अगर हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, बस हमें अगर इतनी भी नॉलेज है कि ग्लूकोज लाइक है तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये पायरानोज रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। नेक्स्ट, दूसरा अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो ग्लूकोज होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। अल्फा ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड एंड कॉल्ड एज ब्लड शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज का नाम होता है ब्लड शुगर। क्यों कह रहे हैं उसे ब्लड शुगर? क्योंकि ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली शुगर होती है। ठीक है, ग्लूकोज की कुछ अमाउंट हमेशा ब्लड में रहती है। ग्लूकोज ही सेल्स अपटेक करते हैं और उस ग्लूकोज से सेल्स देन एनर्जी बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है। इस ग्लूकोज को जब सेल्स अपटेक करेंगे तो इसी से वो एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर एंड कॉर्न शुगर। जो ग्लूकोज होता है ये ग्रेप्स में भी मिल जाता है। ग्रेप्स होते हैं अंगूर, अंगूरों में होता है ये। कॉर्न में होता है। कॉर्न आई थिंक आप समझते होंगे, भुट्टा जो होता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसे ग्रेप शुगर भी कह देते हैं, क्योंकि ग्रेप्स या कॉर्न में पाया जा रहा है तो कॉर्न शुगर भी कह देते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। इसका एक और नेम है डेक्सट्रोज। एक और नेम है ग्लूकोज का डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं? एज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी
इसको स्मॉल डी भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी। अब ये जो स्मॉल डी होता है ये क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करे जाने वाली टर्म्स होती है, ठीक है। इन टर्म्स को बायोलॉजी में जनरली यूज नहीं किया जाता, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं टर्म्स, लेकिन रेफरेंस बुक में, पैकेज में आप कभी पढ़ रहे हो तो इस तरह से ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज या स्मॉल डी करके रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो है नहीं इस तरह की रेफरेंस, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आप पैकेज पढ़ रहे हो या कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो तो उसमें ग्लूकोज के आगे ऐसे स्मॉल डी लिखा होता है, तो स्मॉल डी का मीनिंग क्या है वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, हालांकि ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायो के पेपर में इससे कोई सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीनिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा जरूरी भी टॉपिक नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, सब्सटेंस which can rotate plane polarized light, plane polarized light to right side। डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी हो सकती है अगर उस सब्सटेंस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है, अगर किसी सब्सटेंस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप इंसिडेंट कराओ, उस पे स्प्रे कराओ, तो वो उस लाइट को राइट साइड की तरफ बेंड कर देता है, उस लाइट को क्या करेगा, राइट साइड की तरफ वो सब्सटेंस बेंड कर देगा। अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की तरफ बेंड करता है उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या स्मॉल डी से रेफर करते हैं। ग्लूकोज इस प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। ऐसे एक्स वाई जेड 3 प्लेन्स होते हैं, किसी एक प्लेन पर जो लाइट है वो फोकस्ड है, लाइट के 3 प्लेन्स नहीं है एक्स वाई जेड, मान लो लाइट केवल एक्स प्लेन में तो वो प्लेन पोलराइज्ड होगी, किसी एक प्लेन में लाइट है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना भी याद कर लोगे कि ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्स्ट्रोज है क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो लाइट को राइट साइड में बेंड करता है, तो काम चल जाए, ठीक है। स्मॉल डी का मीनिंग समझ लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेक्स्ट दूसरा है यहाँ पर फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है इसे फ्रूट शुगर कहते हैं, कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, एज इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स। जो फ्रक्टोज होता है ये फ्रूट्स में पाया जाता है, तभी इसका नेम फ्रक्टोज है, जो फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर है, ठीक है। ये शुगर जैसे कोई भी फ्रूट है, एप्पल है, जैसे एप्पल की जो नेचुरल स्वीटनेस होती है वो होती है फ्रक्टोज की वजह से। मैंगो है, मैंगो हमें मीठा लगता है, ठीक है, बनाना में जो भी मिठास है, किसी भी फ्रूट में जो भी मिठास है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, क्योंकि फ्रक्टोज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। कौन से फ्रूट में ग्लूकोज होता है, बताओ मुझे,
कौन से फ्रूट में ग्लूकोज होता है? ग्रेप्स में होता है, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं। ठीक है, ग्रेप्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्रक्टोज। इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, नेचुरली पाए जाने वाले जितनी भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलने वाले जितने भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें सबसे जो मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। जैसे आगे हम ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। इन सभी में जो सबसे स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर है वो होती है फ्रक्टोज, जिसकी मिठास जो है सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज is called as लेवुलोज। लेवुलोज as it is levorotatory, levorotatory। फ्रक्टोज को लेवुलोज भी बोलते हैं क्योंकि ये शुगर लीवोरोटेटरी होती है। लीवोरोटेटरी को स्मॉल एल से रेफर करते हैं, स्मॉल एल से। तो जो टर्म्स हमने यहाँ पर अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली टर्म हमने जो ग्लूकोज के लिए पढ़ी, सिमिलर वैसे ही फ्रक्टोज के लिए भी है। ये क्या करते हैं? विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड। ऐसा कोई सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में बेंड कर दे, ठीक है, उसे लीवोरोटेटरी कहते हैं। और ऐसा फ्रक्टोज करता है, इसलिए फ्रक्टोज का दूसरा नाम है लेवुलोज। अगर किसी सब्सटेंस के आगे जैसे स्मॉल एल लिखा हुआ है तो स्मॉल एल का मतलब है वो लीवोरोटेटरी है। अगर उस पे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे तो वो लेफ्ट साइड में उसे बेंड करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वो शो करता है। तो ये हो गए यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। इसे नोट डाउन कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट, एक टर्म्स और यूज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ क्योंकि बच्चे वो बार बार पूछते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस में या बुक पढ़ते वक्त उस तरह की टर्म्स आ जाती है। ठीक है,
बच्चे उसका डाउट्स पूछते हैं, हालांकि बायो में उससे जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो एज सच ये एक एक्स्ट्रा कंटेंट हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे दो तरह की शुगर होती है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल शुगर। एक तो स्मॉल डी स्मॉल एल मैंने बता दिया, एक होता है कैपिटल डी कैपिटल एल। इसका क्या मीनिंग होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे एक ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज की दो स्टेट्स होती हैं। एक ग्लूकोज हो सकती है कैपिटल डी ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज हो सकती है कैपिटल एल ग्लूकोज। ठीक है, अगर स्मॉल डी स्मॉल एल होगा तो ग्लूकोज स्मॉल डी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, एक कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म भी होती है, उसे समझ लेते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल का मीनिंग क्या है, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से वो समझ में आएगा। तो ओपन चेन जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो हम बना देते हैं। मेरे को बताओ, ग्लूकोज में जब रिंग बनती है तो कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होते हैं? जब ग्लूकोज में रिंग बनती है तो कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व होते हैं? 5 और 1। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमें यहाँ पर कंसिडरेशन में लेना है, देखो 1 वाला जो है वो तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड हो ही गया। जो 5 वाला है इसे हमें कंसिडरेशन में लेना होता है। जो 5 वाला होता है ना, इसके रिस्पेक्ट में है डी और एल शुगर, कैपिटल डी कैपिटल एल शुगर। अगर मान लो केस है राइबोस का केस, राइबोस में मैंने क्या पढ़ाया था, जो रिंग बनती है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के इन बिटवीन बनती है, 1 और 4 के इन बिटवीन बनती है। तो राइबोस के केस में अगर कैपिटल डी कैपिटल एल देखना होगा तो उसके 4th कार्बन को हम देखेंगे जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ग्लूकोज क्योंकि 5th कार्बन इन्वॉल्व होता है उसमें, तो यहाँ पर हम 5th कार्बन को देख रहे हैं। ठीक है, क्या देखना है वो अभी समझ में आ जाएगा। मैं आपको कैपिटल एल का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। जो कार्बन रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, कार्बन 5 इन केस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसमें आप ऑब्जर्व करें पहले कैपिटल डी फॉर्म में। कैपिटल डी का जो OH है वो अगर राइट साइड में, कैपिटल डी का जो OH है अगर वो राइट साइड में, तो उसे कैपिटल डी शुगर कहते हैं। अगर ग्लूकोज के 5th कार्बन पे OH राइट साइड में है तो वो कैपिटल डी ग्लूकोज होगी। ठीक है, यहाँ लिख लो OH ऑन राइट साइड ऑन कार्बन 5। लेकिन अगर यही OH लेफ्ट साइड में हो, अगर यही OH
लेफ्ट साइड में हो फिफ्थ कार्बन पे, तो उसे कैपिटल एल ग्लूकोज कहते हैं। OH ऑन लेफ्ट साइड ऑन कार्बन 5, तो वो हो गया कैपिटल एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म्स हो। ऐसे ये जरूरी नहीं है केवल ग्लूकोज के लिए, ऐसे दूसरों के लिए भी होते हैं। फ्रक्टोज भी रिंग बनाता है, जो जो रिंग बनाते हैं उनमें ये मिलेगा। जैसे राइबोस रिंग बनाता है, फ्रक्टोज रिंग बनाता है, अभी एक ऊपर गैलेक्टोज भी लिख दिया था मैंने। ऐसे जो जो रिंग बनाने वाले हैं, पेंटोज और हेक्सोज शुगर, और इवन जो 7 कार्बन वाले हेप्टोज होते हैं, इन सभी में कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, ये सारी टर्म्स इनके लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, हालांकि इन सभी को आप, इनका ज्यादा यूसेज आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, बायो में इनका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बायो में वो पूछेगा ही नहीं। एक्सप्लेन करो कैपिटल डी कैपिटल एल या स्मॉल डी स्मॉल एल, इस तरह के क्वेश्चन ना आपके स्कूल के टेस्ट में आते हैं, ना ही नीट में बायो के सेक्शन में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में वो पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर अभी पहले ही आ गया, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, इस वजह से मैं ये कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे जो मोनोसेक्राइड्स थे, हमने उनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए। अगला टॉपिक है डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, कुछ मोनोसेक्राइड ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं। कुछ मोनोसेक्राइड्स को मॉडिफाई किया जाता है और उनकी मॉडिफिकेशन से जो बनता है उसे डिराइव्ड मोनोसेक्राइड कहते हैं। मतलब जो सब्सटेंस मोनोसेक्राइड को मॉडिफाई करके डिराइव किया गया हो, ठीक है, उन्हें डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो ये बनेंगे उन्हीं मोनोसेक्राइड से जो अभी हमने पढ़े, बस उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके ये सब्सटेंस बन जाते हैं। लिख लो चाहे एक लाइन, सब्सटेंसेस substances made from modification of monosaccharides। मोनोसेक्राइड्स को मॉडिफाई करके जो सब्सटेंस बनता है उसे डेराइव्ड मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो इनकी कुछ कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी है डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर फर्स्ट कैटेगरी। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि उसी से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस
तो हमें क्या करना है, हमें राइबोस की तरह स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन है वो मैं बताता हूँ। तो पहले हम राइबोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो राइबोस में रिंग स्ट्रक्चर, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोस का स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज, हमेशा हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। अगर वो अलग से मेंशन करता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इस बार हम जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कार्बन को मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि जहां जहां ये पॉइंट्स हैं, जहां जहां ये पॉइंट्स आएंगे वहां वहां क्या प्रेजेंट होगा, वहां वहां कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसा एनसीईआरटी में बनाया गया था वैसा सिमिलर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं। तो पहले कार्बन पे OH और H, ऐसे ही फोर्थ कार्बन पे CH2OH, फोर्थ कार्बन पे आगे फिफ्थ कार्बन था, ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड, सेकंड, ये फर्स्ट। थर्ड कार्बन पे OH और सेकंड कार्बन पे जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। सेकंड कार्बन पे क्या चेंज देखने को मिला है कि यहाँ पर केवल H है और ऊपर ऊपर तो H होता ही है। ठीक है, जो चेंजेस देखने को मिले वो मिले सेकंड कार्बन। नॉर्मली मेरे को बताओ सेकंड कार्बन पे H के अलावा और क्या होता है? राइबोस पे सेकंड कार्बन पे H के अलावा क्या होता है? H के अलावा होता है यहाँ पर OH, सेकंड कार्बन पे OH होता है। लेकिन हमने क्या किया, OH का ऑक्सीजन हटा दिया, OH से ऑक्सीजन हटा दिया और केवल H रह गया। OH था ना यहाँ पे, ऑक्सीजन हटा दिया तो केवल H बच गया। तो उसी को बोलते हैं डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी का मतलब क्या है यहाँ पर कि मोनोसेक्राइड से आपने एक ऑक्सीजन हटा दिया, मोनोसेक्राइड से आपने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो बन गया डीऑक्सी शुगर। एग्जांपल है डीऑक्सी राइबोस। क्या करें, डीऑक्सीजनेशन करते हैं सेकंड कार्बन पे। लिखो इसमें डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना एट कार्बन 2। कार्बन 2 पे डीऑक्सीजनेशन करी, ऑक्सीजन को हटा दिया तो बन गया ये डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड से डिराइव हो गया ना ये। हाँ बेटा, थर्ड कार्बन पे भी H आएगा, फोर्थ कार्बन पे भी H आएगा, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं होती। वो लिखने की जरूरत क्या होता है, नहीं होती। ठीक है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था लास्ट लास्ट क्लास में। हमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है, वहां हाइड्रोजन आएगा। ना ही कार्बन लिखने की जरूरत होती, रिंग के जो ये एंड्स हैं यहाँ पर। हाँ, रिंग के बाहर अगर कोई कार्बन है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा दूं, ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, और इस हाइड्रोजन को अगर मैं एक से और इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, केवल आप इस तरह से भी अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी करेक्ट अंडरस्टूड होता है कि राइबोस में यहाँ पर बिलो में OH था, लेकिन यहाँ केवल H।
हाँ, आपको बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, आपको इस तरह से ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लैंक बॉन्ड किसके लिए है, वो हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। वाई डीऑक्सीजनेटेड, ये आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में समझ में आए। ये जो डीऑक्सीराइबोस होता है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो मैं इसे वहां दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि सेकंड कार्बन से ही ऑक्सीजन क्यों हटी, थर्ड कार्बन से क्यों नहीं हटी, वो डीएनए के स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए इसे आप लीव कर दो। नेक्स्ट, दूसरा जो है शुगर एसिड। देखो, शुगर या तो एल्डिहाइड होती है या शुगर कीटोन होती है, शुगर एसिडिक नहीं होती। लेकिन अगर किसी मोनोसेकेराइड को मॉडिफाई करके एसिडिक बना दिया गया तो उस कैटेगरी को शुगर एसिड कहते हैं। ठीक है। शुगर्स मॉडिफाइड कंटेन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप इन शुगर में प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप होता है COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, ये इन शुगर पे होता है। इनके एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इनका कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे फिर शुगर एसिड कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लूकुरोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसे विटामिन सी भी बोलते हैं, एक तरह का विटामिन होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये शुगर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नेम ध्यान में रखो तो काम चल जाएगा कि शुगर एसिड में एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, ये ध्यान में रख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी है शुगर अल्कोहल। अगर शुगर का एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप को हम चेंज कर दें अल्कोहलिक ग्रुप में, तो उसे शुगर अल्कोहल कहते हैं। कंटेन अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH। ठीक है, किसकी OH तो देखो पहले से भी होता है, किसकी जगह पर आएगा OH इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन की जगह पर अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है। इसके एग्जांपल है मैनिटॉल। मैनिटॉल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो शुगर अल्कोहल बनाते हैं या स्टोर करते हैं अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ शुगर अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि उनका फूड यही होता है मैनिटॉल। जैसे इसका एग्जांपल है मैनिटॉल का, इट इज रिजर्व फूड मटेरियल
इन ब्राउन एल्गी। एल्गी एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, ब्राउन एल्गी एक टाइप के प्लांट्स ही होते हैं। इनमें ये एल्गी मैनिटॉल की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो फूड स्टोर किया जाए। किसकी फॉर्म में स्टोर करता है वो? मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोर करता है अपने फूड को। ब्राउन एल्गी एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो इनमें बनते हैं ये शुगर एल्कोहल। नेक्स्ट, आखिरी कैटेगरी है अमीनो शुगर। अगर शुगर पे एक अमीनो ग्रुप ऐड हो जाए, शुगर मॉडिफाइड टू कंटेन अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप होता है NH2। एक नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन लगे, एक बॉन्ड खाली है उसका, NH2 ग्रुप। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं स्ट्रक्चर में। एग्जांपल है इसका ग्लूकोस अमीन। तो हमें ग्लूकोस अमीन के लिए पहले ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ग्लूकोस की रिंग बनाते हैं। ये होगी ग्लूकोस की रिंग। इसमें 5 कार्बन बन चुके हैं, एक छठा कार्बन ऊपर आ जाता है। छठे कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक OH जुड़ा होता है। तो ये 6th कार्बन हो गया, यहाँ 5th होगा, 4th, 3rd, 2, 1। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें फिर फंक्शनल ग्रुप्स में जैसे फर्स्ट कार्बन पे OH लिख दो, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आता है, फोर्थ कार्बन पे OH नीचे आता है। ठीक है, कहाँ चेंज आएगा? सेकंड कार्बन पे चेंज आता है। सेकंड कार्बन पे OH की जगह एक अमीनो ग्रुप आ जाता है। सेकंड कार्बन पे OH की जगह एक अमीनो ग्रुप आ गया। जहां जहां मैंने बॉन्ड ब्लैंक छोड़ दिया है वहां वहां हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन पे देखो अमीनो ग्रुप आ गया, हेंस द नेम ग्लूकोस अमीन। इसी से बनता है मॉडिफाई होकर एक दूसरा सब्सटेंस जिसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, या शॉर्ट में NAG, नैग, नैग लिखते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो इस स्ट्रक्चर में सिमिलर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो अभी हमने बनाया। इसी रिंग को रिपीट करते हैं। क्या चेंज आएगा यहाँ पर? जैसे एन एसिटाइल ग्रुप में क्या करना है आपको? एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके आगे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। क्या है एसिटाइल ग्रुप? CO
CH3, COCH3, ये एसिटाइल ग्रुप होता है। तो इसे लिख लो, ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। और अमीनो ग्रुप का NH बचा है बस, ठीक है। उसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया। अमीनो में NH2 था ना, NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नेम पड़ गया N एसिटाइल। N क्या है यहाँ पर, ये जो अमीनो ग्रुप है, ग्लूकोसमीन। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन की जगह पर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन की प्लेस पर आता है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं सभी डिराइव्ड मोनोसेक्राइड, इन्हें नोट डाउन कर लो। तो ये टॉपिक ओवर हो गया इसी के साथ मोनोसेक्राइड्स का टॉपिक, ठीक है, जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट थे। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेक्राइड्स। नेक्स्ट, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो अगर ओलिगोसेक्राइड के स्ट्रक्चर में 2 मोनोसेक्राइड हैं तो उन ओलिगोसेक्राइड्स को कहा जाता है, सबसे पहली कैटेगरी डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स होते हैं sugars which consist of टू मोनोसेक्राइड्स। इनके स्ट्रक्चर में 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, which consist of 2 monosaccharides joined by glycosidic bond। दो दो मोनोसेक्राइड्स होंगे और वो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो ऐसे शुगर को डाइसेक्राइड कहते हैं जिसमें 2 मोनोसेक्राइड आ गए, ठीक है। तो डाइसेक्राइड का जो एग्जांपल है,
एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। सबसे पहला एग्जांपल है माल्टोस शुगर। शुगर का नेम है माल्टोस। ये माल्टोस हमें प्लांट से ही मिलती है, शुगर प्लांट से ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो इस शुगर के स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और वो कैसे आपस में बॉन्डेड होते हैं उसे समझते हैं। तो क्या करो, अपनी अपनी नोटबुक में दो अल्फा ग्लूकोज बनाओ, अल्फा ग्लूकोज। तो ये हमने दो अल्फा ग्लूकोज बना दी। ग्लूकोज कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के सामने है। पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के सामने है। इस तरह से अरेंज्ड है ग्लूकोज के यूनिट्स। ठीक है, अब इनमें बॉन्ड कैसे बनेगा वो देखो। जब बॉन्ड बन रहा है तो पहले ग्लूकोज से H और दूसरे ग्लूकोज से OH, पहले ग्लूकोज से H और दूसरे ग्लूकोज से OH, तो ये H2O बन गया। H और OH मिलकर, H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया। ये H2O यहां से रिमूव हो जाएगा। H2O is removed। ये जो H2O यहां पर बन रहा है H और OH से जुड़कर ये रिमूव हो गया। H2O is removed। तो मेरे को बताओ, ये फर्स्ट ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन है, ये दूसरे ग्लूकोज के कौन से कार्बन से जुड़ जाएगा? बिल्कुल सही है, दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा उसे देख लो।
तो बॉन्ड कैसे बन रहा है उसे समझो। यहां पर पहले ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन था, फर्स्ट कार्बन पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन शेयरिंग में आ गया दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ। दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ पहले ग्लूकोज का ऑक्सीजन शेयरिंग में आ गया। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है दो शुगर्स के बीच में फॉर्म हो सकता है। जब भी बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो दो शुगर्स के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और दो शुगर आपस में जुड़ जाती हैं। जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो रिजल्टिंग ये स्ट्रक्चर बना है जिसमें दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को माल्टोज कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज माल्टोज। और ये एक टाइप का क्या है, डाइसैकेराइड है। इसे आप यहां लिख लो माल्टोज। तो पहले हम इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में समझते हैं, फिर आगे माल्टोज को थोड़ा और देखेंगे। तो इसमें यहां पर आप लिख लें, ये है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, और उससे आगे प्रोड्यूस हो रहा है माल्टोज। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में लिखें। बॉन्ड formed between two monosaccharides by removal of water ऐसे बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। This type of bond synthesis is called as dehydration synthesis। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा है, जैसे माल्टोज है, माल्टोज के स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में इस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से ग्लूकोज होते हैं, दोनों अल्फा ग्लूकोज होते हैं। तो हमने क्या किया, दो अल्फा ग्लूकोज यहां पर बनाए और इस तरह से अरेंज करें अल्फा ग्लूकोज कि पहला ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के सामने है। ठीक है, फिर पहले ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से H और दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से OH वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा H2O और यहां से रिमूव हो जाएगा। इसी वाटर के रिमूव होने से ये जो यहां बॉन्ड बना है, ये ऑक्सीजन शेयरिंग में आ गया फर्स्ट ग्लूकोज और सेकंड ग्लूकोज के इन बिटवीन।
इस ऑक्सीजन का जो ये शेयरिंग हुई है, इसी बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो वाटर के रिमूवल से बन रहा है दो शुगर्स के बीच में से। अगर कोई भी बॉन्ड वाटर के रिमूवल से बनता है, उस टाइप की बॉन्ड सिंथेसिस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मतलब जो बॉन्ड वाटर के रिमूवल से बनते हैं। इस चैप्टर में हम जितने भी बॉन्ड पढ़ेंगे, सभी बॉन्ड्स डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं। चैप्टर में जितने भी बॉन्ड हम पढ़ेंगे, सबसे पहला बॉन्ड है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में। ऐसे ऐसे कई सारे बॉन्ड हम पढ़ेंगे चैप्टर में, सभी बॉन्ड्स वाटर के रिमूवल से बनते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम यहां पर नेम कैसे कर सकते हैं? तो हम माल्टोज को लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिखो, जो माल्टोज है माल्टोज को इस तरह से लिखो कि इसमें देखो दो तो ग्लूकोज है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखो ग्लूकोज कॉमा ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज कैसी है? दोनों ग्लूकोज अल्फा है, दोनों ग्लूकोज क्या है? अल्फा है। ठीक है, दूसरी चीज, पहला ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड में, और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड में, तो 1,4 आ गया। दोनों ग्लूकोज अल्फा हैं, तो एक अल्फा आगे लगा दिया। पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है तो 1 लिख दिया, दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन है बॉन्ड में तो 4 लिख दिया, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये माल्टोज में प्रेजेंट है। आगे समझ में ये क्या लिखा मैंने? अल्फा 1,4। अल्फा 1,4 का मतलब क्या है कि दो ग्लूकोज हैं यहां पर, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ग्लूकोज अल्फा हैं, इसलिए लिख दिया। आगे बता दूंगा अगर कोई शुगर बीटा है तो क्या होगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा इससे? क्वेश्चन में वो यही बॉन्ड पूछ लेगा, बोल देगा माल्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन से टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ऑप्शंस में कहाँ लिखा है अल्फा 1,4, इस चीज को देखना पड़ेगा। माल्टोज में दो ग्लूकोज हैं, दोनों ग्लूकोज अल्फा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार अल्फा लिख दिया। पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन है तो 1 लिख दिया, दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन है तो 1,4 लिख दिया, तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो ग्लूकोज थे माल्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं डाइसैकेराइड का ही, वो है सुक्रोज। सेकंड एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज होती है चीनी, जो घरों में हमारी चीनी होती है उसे सुक्रोज कहते हैं, या टेबल शुगर बोलते हैं, कॉल्ड एज टेबल शुगर। या घर में जो चीनी आती है वो चीनी सुक्रोज होती है। चीनी किससे बनती है? चीनी बनती है गन्ने से, शुगर केन से। शुगर केन का जो जूस होता है, उसी जूस से गुड़ भी बनता है, गुड़ खाया जाता है, हरियाणा में तो खाया ही जाता है, और उसी से प्यूरिफाई करके चीनी भी बन जाती है, जिसे टेक्निकली सुक्रोज कहते हैं, या आम भाषा में टेबल शुगर बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन जूस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है। इसके स्ट्रक्चर में एक ग्लूकोज होता है,
और एक होता है फ्रक्टोज। तो पहले मैं बॉन्डिंग लिख देता हूँ सुक्रोज में जो है, आप उससे शायद समझ जाएं। बॉन्डिंग में लिखो अल्फा 1 कॉमा बीटा 2 ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं सुक्रोज को। तो यहां पर सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। बच्चे कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? टेबल शुगर वाला। टेबल शुगर भी बोलते हैं सुक्रोज को, घरों में जो हमारे चीनी होती है उसी को टेबल शुगर कहा जाता है। ठीक है, और टेक्निकल भाषा में उसे सुक्रोज कहते हैं। जो चीनी होती है उसे सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज कहाँ से मिलती है? गन्ने के जूस से मिलती है, शुगर केन जूस। तो यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। इनमें से पहले नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर का पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या है। जो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है ये है अल्फा ग्लूकोज। दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज बीटा कैसे हुआ? इसका जो कीटोनिक ऑक्सीजन है वो सेकंड कार्बन पे होता है, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ OH नीचे की तरफ है। ठीक है, और सिक्स्थ कार्बन पे जो कार्बन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आखिरी कार्बन, तो दोनों की सेम ओरिएंटेशन होगी, सिक्स्थ की और कीटोनिक ऑक्सीजन की, तो ये बीटा हो गया। क्या हो गया? ये बीटा हो गया। ये ऐसे ही देखते हैं ग्लूकोज अल्फा क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आखिरी कार्बन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अल्फा हो गया। यही पढ़ा था हमने। लेकिन अब जरा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो लास्ट क्लास में बनाया था उससे कंपेयर करो। जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जो लास्ट क्लास में बनाया था उससे कंपेयर करो, नोट्स में होगा आप लोगों के। आप जरा इस स्ट्रक्चर में देखो जो मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। इस स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5 6 वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। कॉपी के आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, या फिर नंबरिंग स्टार्ट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5। रिंग में एंटी क्लॉकवाइज मैनर में नंबरिंग हो रही है। ये कॉपी पे आपके लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। जरा मेरे को लास्ट क्लास में जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बताओ, जो नंबरिंग थी रिंग में 1 2 3 4 5 वो राइट साइड से हो रही है कि लेफ्ट साइड से हो रही है?
वही बच्चे आंसर कर पाएंगे जो नोट्स उतारते हैं, जो नोट्स को रिवाइज करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स को बनाकर देखते हैं। ठीक है, जिसने लास्ट लेक्चर रिवाइज करा होगा, नोट्स प्रॉपरली उतारे होंगे, वही आंसर कर पाएगा, बाकियों को सब हवा में जा रहा होगा। ऑनलाइन क्लास तो है ही, हवा में तो पहले से है। ऑनलाइन मतलब हवा ही तो होता है। ठीक है, और अगर हम भी कुछ भी एफर्ट नहीं डालेंगे, ना नोट्स को उतारेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही हवा में चला जाएगा सब कुछ। जो लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर हमने बनाया था, वो स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टा स्ट्रक्चर है। जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, ये स्ट्रक्चर में नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 राइट साइड में, मतलब क्लॉकवाइज मैनर में नंबरिंग। तो ये उसी तरह से है अगर हम किसी स्ट्रक्चर को पीछे से देखें। ठीक है, जैसे आपका ये हैंड है, आपका हैंड आपकी फेस की तरफ है। ठीक है, तो जब आपका ये हैंड आपके फेस की तरफ है, तो ये अंगूठा राइट साइड में है। जब आपका हैंड आपके फेस की तरफ है, तो थंब कौन सी डायरेक्शन में है? राइट साइड में है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, तो अब बताओ थंब कौन सी डायरेक्शन में आएगा फेस के? लेफ्ट साइड में आएगा थंब, अगर मैं अपने हैंड को उल्टा कर दूं। इसी तरह से स्ट्रक्चर है। हमने लास्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर बनाया था, फ्रक्टोज का, उसमें नंबरिंग राइट साइड से थी। अब हमने इस क्लास में जो स्ट्रक्चर बनाया फ्रक्टोज का, वो उल्टा कर दिया गया। वो क्या कर दिया हमने? बिल्कुल उल्टा कर दिया, ऐसे जैसे हम पीछे से देख रहे फ्रक्टोज को। आ रहा है ये पॉइंट समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? इस क्लास में जो हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है, वो लास्ट क्लास के फ्रक्टोज से उल्टा है, रिवर्स। इसलिए मैं कहता हूं नंबरिंग लिखनी बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता होगा कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, हम स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो, लास्ट लेक्चर में जो फ्रक्टोज हमने बनाया था, उसमें थर्ड कार्बन पे OH रिंग के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा करके देखूंगा या पीछे से देखूंगा, तो थर्ड कार्बन का OH मुझे रिंग के नीचे की तरफ दिखेगा, और फोर्थ कार्बन का OH रिंग के ऊपर की तरफ दिखता है। थर्ड और फोर्थ कार्बन पे जो बॉन्डिंग्स हैं, उनकी पोजीशन उल्टी दिखती है। जस्ट लाइक मैं अगर अपने फेस की तरफ हैंड को ऐसे रखता हूं, तो थंब राइट साइड में दिख रहा है, उल्टा कर लेता हूं तो लेफ्ट साइड में, थंब की पोजीशन चेंज होगी। उसी तरह से इन्हीं बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज हो जाती है अगर आप इस स्ट्रक्चर को उल्टा करके देखोगे। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है, इसी मैनर में ओरिएंटेशन उसकी उल्टी है। जिस हिसाब से थर्ड कार्बन पे OH रिंग के नीचे दिख रहा है, और फोर्थ कार्बन का OH हमें रिंग के ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बॉन्ड कैसे बनता है। जो बॉन्ड यहां पर बनेगा, वो इस H और OH के इन बिटवीन बनेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां रिमूव होंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है? जब बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरह से आप एक ऑक्सीजन
ऐसे शेयरिंग में दिखा दो इन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जरा बॉन्ड देख लो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्फा 1 कॉमा बीटा 2। ठीक है, तो अल्फा 1 किसका है, ग्लूकोज का है, और बीटा 2 किसका है, सेकंड कार्बन फ्रक्टोज का। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर सुक्रोज, एक टाइप का डाइसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। सुक्रोज कहाँ मिलता है, शुगर केन के जूस में होता है। ठीक है, जो गन्ने का जूस हम पीते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर सुक्रोज का। एनसीईआरटी के अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो एनसीईआरटी ने यहां पर ग्लूकोज और राइबोस का ही स्ट्रक्चर गिवन है। एनसीईआरटी में ना ग्लूकोज और राइबोस का ही स्ट्रक्चर गिवन है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी यहां पर हो गया। नेक्स्ट, अगला है स्ट्रक्चर लैक्टोज। कॉल्ड एज मिल्क शुगर। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। जैसे हम अगर मिल्क पिए उसमें चीनी ना मिलाएं तो थोड़ी बहुत तो मिठास मिठास होती है ना मिल्क में। अगर हम मिल्क ऐसे ही पीते हैं, उसमें चीनी नहीं मिलाते, थोड़ी बहुत मिठास होती है, ज्यादा नहीं होती, कम होती है। और वो थोड़ी बहुत जो भी मिठास है मिल्क में, वो होती है लैक्टोज की वजह से। जो लैक्टोज होता है इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इतना मीठा तो नहीं होगा ये जितनी चीनी होती है सुक्रोज, लेकिन थोड़ा बहुत मीठा ये भी होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बॉन्डिंग को हम ध्यान में रखें, उससे काम चल जाएगा। तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीटा 1,4 किस किस के बीच में, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इसके स्ट्रक्चर में जो दो मोनोसेकेराइड है, एक तो गैलेक्टोज है उसमें से, दूसरा ग्लूकोज है, दोनों की बीटा फॉर्म है और इन पे बॉन्डिंग है 1,4। बॉन्डिंग कैसी है इनकी, 1,4। ये जो गैलेक्टोज होता है ये ग्लूकोज की तरह ही होता है, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में। बाकी सारा ये भी एल्डिहाइड ही होता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज की तरह ही होता है। तो स्ट्रक्चर में पहले गैलेक्टोज है पहली शुगर, दूसरी शुगर ग्लूकोज है, उनके बीच में ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है 1,4। जैसा बॉन्ड हमने माल्टोज में पढ़ा, लेकिन माल्टोज तो अल्फा था, वो अल्फा 1,4 था, ये बीटा 1,4 है। नेक्स्ट, ट्री हेलोज। प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ बोलते हैं ब्लड को, किसके ब्लड को, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के पास जो ब्लड होता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ये इंसेक्ट ब्लड शुगर है, ये इंसेक्ट्स में पाए जाने वाली ब्लड शुगर है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो है अल्फा 1,1, दो ग्लूकोज के इन बिटवीन, ग्लूकोज कॉमा ग्लूकोज, अल्फा 1,1। ठीक है, नेक्स्ट,
एक और लिखो सेलोबायोस, ये प्लांट्स में मिलता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स। और इसका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो होता है बीटा 1,4 इन बिटवीन टू ग्लूकोज। दो ग्लूकोज हैं, दोनों बीटा ग्लूकोज है। देखो माल्टोज में दोनों क्या थे, माल्टोज में दोनों अल्फा थे, लेकिन यहां क्या है, दोनों बीटा ग्लूकोज हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेलोबायोस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो हमने पढ़े डाइसैकेराइड्स के। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम अब पढ़ते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड के स्ट्रक्चर में 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कंसिस्ट ऑफ 3 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से 3 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं ट्राइसैकेराइड में। एक एग्जांपल इसका हम पढ़ेंगे। एग्जांपल है इसका रेफिनोज। जो रेफिनोज होता है इसके स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है उसमें रेफिनोज का ना स्ट्रक्चर पूछता है ना ही ये मोनोसैकेराइड पूछे जाते हैं, बस डायरेक्ट पूछा जाता है कि ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल बताओ, तो आंसर होगा रेफिनोज। या ऐसे पूछ सकता है रेफिनोज में कितने मोनोसैकेराइड होते हैं, तो आंसर होगा 3। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ना रेफिनोज का स्ट्रक्चर पूछते ना उसके ये मोनोसैकेराइड्स के नेम पूछते। हालांकि आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर मोनोसैकेराइड के नेम भी बता दिए। तो मेरे को ये बताओ इस रेफिनोज में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, 2 है कि 3 है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां मैंने सॉर्ट ऑफ दिखा भी रखे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, दूसरा होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो वो 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गए जिससे आपस में जुड़े होंगे। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है टेट्रासैकेराइड का। इसमें 4 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इसका एग्जांपल है स्टेचाइओज। इसमें 4 मोनोसैकेराइड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। 2 गैलेक्टोज हैं
और एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इनमें ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 3 हो गए, लाइन से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेट्रासेक्राइड में 4 मोनोसेक्राइड्स हो गए। ये कहाँ मिलते हैं? ये रेफिनोज और स्टेचाइओज, ये मिलते हैं सैलेड्स में। जो रेफिनोज और स्टेचाइओज है ना, ये हम सैलेड खाते हैं, सैलेड में मिलते हैं ये, ठीक है। प्लांट्स में मिलते हैं, मतलब ऐसा समझ लो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट हमारा टॉपिक ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में इतने ही पूछे जाते हैं और ज्यादा नहीं पूछे जाते। इससे रिलेटेड लेकिन एक टॉपिक और है, उसे पढ़ते हैं अब हम। टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों, आप लोगों का सबसे पहला जो टेस्ट है वो अभी लाइव हो चुका है आई ट्यूटर पे आज से। टेस्ट आप आज भी दे सकते हो, कल भी दे सकते हो, 11th को, 12th को भी दे सकते हो, पूरा पूरा दिन दे सकते हो। 13th की मॉर्निंग में 8 AM से पहले दे सकते हो। 13th की मॉर्निंग में अगर आपने सुबह 8 बजे के बाद वो टेस्ट स्टार्ट किया तो टेस्ट तब तक खत्म हो चुका होगा। अगर आपको 13th को ही टेस्ट देना है तो सुबह 8 बजे से पहले टेस्ट को स्टार्ट कर दो। जैसे 7 बजे आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया, 7:30 स्टार्ट कर दिया, चल जाएगा। 8 बजे से पहले लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। 8 बजे के बाद स्टार्ट करोगे टेस्ट तो वो लैप्स हो चुका होगा, आपका वो टेस्ट मिस हो जाएगा 13th डेट को। तो आप टेस्ट दें, आज दे सकते हो, कल या परसों, 3 दिन है आपके पास। 13th को अगर दोगे तो सुबह 8 बजे से पहले टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। टेस्ट आपका 1.5 घंटे का है, 1 hour 30 minutes का, 360 मार्क्स का है, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उसे बोलते हैं शुगर which can cause reduction reaction। रिड्यूसिंग शुगर जो रिडक्शन कर सकती है, रिडक्शन रिएक्शन कर सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स। फ्री एल्डिहाइड या कीटोन इनके पास होने चाहिए। उन शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ऐसी शुगर जो रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करे वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग क्यों होती है? क्योंकि इनके पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होता है। इसका मीनिंग अभी मैं बता रहा हूं। तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं उनके एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल हुए ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज जैसे एल्डिहाइड होता है तो ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप किसी और स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ग्लूकोज के पास उसका एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन होता है ना, वो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर बनाता है। ऐसे ही फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ऑक्सीजन होता है, वो उसे रिड्यूसिंग शुगर बनाएगा। तो सभी मोनोसेक्राइड्स के पास
या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो सभी मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, वो रिडक्शन रिएक्शन कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन सभी ओलिगोसेकेराइड इस कैटेगरी में नहीं आती। तो इसमें लिख लो एंड मोस्ट ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, सारी ओलिगोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन ज्यादातर आ जाती हैं। कौन सी नहीं आती हैं उसे समझते हैं। स्ट्रक्चर देखो जो अभी हमने बनाए, उसी से समझ में आएगा। माल्टोस के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। माल्टोस के स्ट्रक्चर में देखो, यहां पर जो पहला ग्लूकोज है उसके पास जो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन था वो फर्स्ट कार्बन पे है। एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन, पहले ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन पे है, ये ऑक्सीजन, और दूसरे ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन ये है, वो भी फर्स्ट कार्बन पे है। लेकिन मेरे को ये बताओ कौन से शुगर का एल्डिहाइड, फर्स्ट ग्लूकोज या सेकंड ग्लूकोज, कौन से ग्लूकोज का एल्डिहाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट का के सेकंड का? जो फर्स्ट ग्लूकोज का एल्डिहाइड है यहां पर, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज लिख लो, इसे लिखो यहां पर एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन। ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था मैंने। ये एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन होता है, ये भी एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में लेकिन इन्वॉल्व हो चुका है। तो जो एल्डिहाइड ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो फ्री एल्डिहाइड नहीं हुआ, उसे हम फ्री एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन माल्टोस के पास स्टिल एक फ्री एल्डिहाइड और है। वो कौन सा है? वो ये है, फर्स्ट ग्लूकोज वाला। ये तो फ्री एल्डिहाइड है, फ्री एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन। ये फ्री एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है यहां पर माल्टोस के पास, उसके सेकंड ग्लूकोज पे। फर्स्ट ग्लूकोज का एल्डिहाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो फ्री नहीं है। लेकिन सेकंड ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्री है, वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड है। तो ओवरऑल माल्टोस के पास एक फ्री एल्डिहाइड हो गया और वो उसे रिड्यूसिंग शुगर बनाएगा, वो रिडक्शन रिएक्शन करेगा जो फ्री एल्डिहाइड है। इसी बेसिस पर मेरे को सुक्रोज में बताओ क्या फ्री एल्डिहाइड या कीटोन है इसके पास? सुक्रोज के पास यस या नो? फ्री एल्डिहाइड या कीटोन? इसके पास नहीं है, बिल्कुल सही। देखो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ऑक्सीजन ये है फर्स्ट कार्बन पे, फ्रक्टोज का कीटोनिक ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पे है। लेकिन यहां तो बॉन्ड बन रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में ही, तो इसके पास ना फ्री एल्डिहाइड है ना फ्री कीटोन है, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसके पास ना ही फ्री एल्डिहाइड है ना ही फ्री उसके पास क्या है? कीटोन है। आगे देखो, अब लैक्टोज को देखो। लैक्टोज 1,4 बॉन्डिंग कर रहा है, तो मतलब गैलेक्टोज का तो एल्डिहाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे है। गैलेक्टोज का एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन ग्लूकोज का एल्डिहाइड तो फ्री होगा
क्योंकि ग्लूकोज का तो 4th कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जस्ट लाइक केस ऑफ माल्टोज। तो यहां पर ग्लूकोज का पास एक फ्री एल्डिहाइड होगा जो लैक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर बनाएगा। ट्रीएलोज बताओ मुझे, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन है? यस या नो? ट्रीएलोज, ट्रीएलोज में 1,1 बॉन्ड है, दोनों ग्लूकोज के एल्डिहाइड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ना इसके पास फ्री एल्डिहाइड है, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में आएगा। और सेलोबायोस पे फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होगा क्योंकि वो 1,4 बॉन्ड बना रहा है, तो जो सेकंड ग्लूकोज है सेलोबायोस में उस पे फ्री एल्डिहाइड होगा। इनमें देख लो, इनमें जो आखिरी वाला है जैसे फ्रक्टोज आखिरी में, उसके पास तो होगा ही फ्री एल्डिहाइड, चाहे बाकियों के पास हो चाहे ना हो। फ्रक्टोज के पास तो होगा ना जो टर्मिनल एंड वाला है, ठीक है? तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनके एग्जाम्पल नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाते हैं सुक्रोज, ट्रीएलोज, एंड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है? पॉलीसेकेराइड जैसे हम आगे पढ़ेंगे तब मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। इनका एक टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने का, टेस्ट टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर। टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट ये डिटेक्ट करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को। कैसे डिटेक्ट करते हैं ये? जैसे इन टेस्ट में क्यूप्रिक आयंस होते हैं, Cu2+, क्यूप्रिक आयंस। ये क्यूप्रिक आयंस का जो कलर होता है, क्यूप्रिक आयंस का कलर ब्लू कलर होता है, ब्लू इन कलर। जो क्यूप्रिक आयन का सॉल्यूशन होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आपने इस सॉल्यूशन में एक रिड्यूसिंग शुगर को ऐड कर दिया, रिड्यूसिंग शुगर इज एडेड, अगर आपने क्यूप्रिक आयंस के सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर को ऐड कर दिया तो रिड्यूसिंग शुगर उसे क्यूप्रस आयंस की स्टेट में ले जाएगी, Cu+। क्यूप्रस आयंस, क्यूप्रस आयंस का जो कलर है वो रेड कलर होता है, रेड इन कलर। तो आपके पास कोई अननोन शुगर है, आपके पास कोई अननोन शुगर है, आपको बताना है कि वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है। आपने क्या करना है? फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट करना है। इस टेस्ट में क्या करेंगे? एक ब्लू कलर का क्यूप्रिक आयंस का सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में आप वो अननोन शुगर डाल दो। सॉल्यूशन में डाल दिया आपने शुगर, उसको घोल दो अच्छे से। अगर उसका ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो गया तो मतलब जो शुगर आपने डाली वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर उसका ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो ब्लू ही रहा, तो मतलब जो शुगर आपने डाली वो कैसी है? अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, जो शुगर ऐड करी वो कैसी होगी? रिड्यूसिंग के नॉन रिड्यूसिंग? वो शुगर होगी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है? इसमें क्या किया है हमने? सिंपल सा टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें आपके पास एक शुगर है, वो अननोन नेचर की है, आपको बताना है शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो क्या करेंगे? एक कॉपर आयंस का सॉल्यूशन लेंगे,
जिसमें कॉपर क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में होगा, Cu2+। Cu2+ का कलर ब्लू होता है। अगर उसमें आपने शुगर डाली और उस शुगर ने सॉल्यूशन के कलर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब जो शुगर आपने डाली है वो रिड्यूसिंग है। क्यों रिड्यूसिंग है? क्यूप्रिक आयंस 2+ स्टेट में था और 2+ से वो Cu+ स्टेट में आ गया, प्लस स्टेट में आ गया ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होती है। यहां लिख लो, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का यहां पर गेन हुआ है। Cu2+ से Cu+ बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो Cu2+ Cu+ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो Cu2+ हो गया Cu+। और अगर क्यूप्रिक आयंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो क्यूप्रिक आयंस रिड्यूस हो जाएंगे और उनका कलर रेड हो जाएगा Cu+ बनने की वजह से, और आपकी शुगर कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर। ये इलेक्ट्रॉन का गेन किसने किया? ये इलेक्ट्रॉन का गेन दिया रिड्यूसिंग शुगर ने, जो आपने डाली थी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग शुगर का। तो आज का लेक्चर मैं यहां पर एंड करता हूं। हमने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीसैकेराइड अब हम पढ़ेंगे। ठीक है।